हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यवान एंड वेलकम टू इंग्लिश विद सत्या। हम लोग CGL 2022 जो हमारा ईयर 1 हुआ था उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि 40 सेट्स आए थे। ठीक है, 40 पेपर हुए थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि एग्जाम जो है ना वो 10 डेज कंडक्ट हुआ था और पर डे जो है ना 4 शिफ्ट्स थी। तो 10 इंटू 4 कितना हो गया 40। ये 40 सेट्स आए थे। ठीक है, इन 40 सेट्स को हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, इनमें से हम 6 तो अभी तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप एक बार चैनल पे जाके देखेंगे, उनकी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक, तो आप वहां से देख सकते हैं। अभी आज हम जो है ना 7th सेट करने वाले हैं, जो दिसंबर फर्स्ट से शुरू हुआ था एग्जाम, है ना। और आज ना दिसंबर 2 का जो 3rd सेट था, तो 4 सेट यहाँ थे वो हमने सोल्व कर लिए, 2 सेट यहाँ के सोल्व कर लिए। आज 3rd करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, आज हो जाएगा 7th। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो आज हम 2 दिसंबर का 3rd सेट, 3rd शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, 3rd शिफ्ट में वो हम सोल्व करने वाले। ठीक है, तो चलो शुरू कर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, देखो। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फ्रेज। यहाँ पे जो एक गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है या फ्रेज दी हुई है, इसको रिप्लेस करके एक सिंगल वर्ड लिखा जाता है ना, वन वर्ड जो मीनिंग पूरा कन्वे कर दे, जो यहाँ पे लिखा गया। तो आपको नीचे 4 ऑप्शन लिखे गए ना, इनमें से वो वाला वर्ड चुनना है जो ये मीनिंग कन्वे कर। ठीक है, एडजस्ट और मेक राइट, मतलब चीज को एडजस्ट करना या किसी को जिसमें कोई गड़बड़ है उसको ठीक कर देना, उसको क्या बोलते हैं? उसको करेक्ट करना भी बोलते हैं। ठीक है, अमेंड करना भी बोलते हैं। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे कोई लॉ था, मान लेते हैं 1964 में बना, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही, अब उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत आ गई। क्यों? क्योंकि पहले इस टाइम पे 1964 में वो चीजें नहीं थी जो अब हैं, तो अब वो वाले प्रेजेंट की चीजें भी ऐड करनी पड़ेंगी। टेक्नोलॉजी भी आ गई है, लोगों का नेचर भी बदल गया, तो उस हिसाब से अमेंडमेंट करना पड़ता है, बदलाव करना पड़ता है। और वो बदलाव होता है किसके लिए? बेहतरी के लिए, अच्छे के लिए, है ना। इसके लिए हमें करेक्ट मीनिंग ढूंढना है। अब पहला लिखा हुआ रिक्रूट। रिक्रूट का मतलब होता है न्यू ज्वाइनिंग, है ना। भाई किसी को कोई एम्प्लॉय है जो पहले नहीं था कंपनी में, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, या कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, उसमें नहीं था, अब आया है, तो उसको बोलते हैं रिक्रूट। में बदलाव की बात नहीं है, तो ये इसके लिए गलत आंसर। ठीक है, रिक्रिएट, इसका मतलब होता है क्रिएट अगेन, दोबारा से बनाना, है ना, तो ये भी नहीं है। रिकोर्स, रिकोर्स का मतलब होता है किसी को सहारा देना। जब कोई पर्सन कोई डिफिकल्टी में हो तो उसको उस टाइम पे हेल्प देना, सहारा देना, तो ये भी नहीं है। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब होता है जो हमें पूछा गया, किसी चीज को रेक्टिफाई करके उसमें बदलाव कर देना, उसको ठीक कर देना। तो पहले का आंसर हो गया हमारा, कोई दिक्कत यहाँ पे। नेक्स्ट, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विद ए ब्लैंक टू बी फिल्ड। एक सेंटेंस लिखा गया, देखो यहाँ से, है ना, जिसमें एक ब्लैंक दिखा। अब इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है जो इस ब्लैंक में सही से फिट हो जाए। बात समझ आए? देखो, बी इट ए चाट। चाट आप खाते होंगे, बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं, फास्ट फूड जो होता है ना, चाहे तो ये चाट हो। और रिफ्रेशिंग लेमन, या फिर जो लेमन मतलब नींबू का जूस जो होता है ना, जो क्या बोलते हैं, नींबू पानी बोलते हैं आप, है ना, लेमंडे, या वो हो रिफ्रेशमेंट के लिए। ठीक है, लेमन इज द नीड ऑफ द आर इन डैश समर। समर कैसी होती है बताओ? समर मतलब होता है ही गर्मी है, जो गर्मी का मौसम होता है, जो गर्मी का सीजन होता है, उसको बोलते हैं समर। तो जो नींबू है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरत की चीज है उस टाइम। तो समर के साथ ना ऐसा वर्ड लिखो जो हॉट से रिलेटेड, है ना। अब देखो, फ्रीजिंग का मतलब होता नहीं है, बैंगिंग का मतलब भी हॉट नहीं होता, स्कॉर्चिंग का मतलब होता है वेरी हॉट। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। ये जो सेंटेंस है इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। ऐसा सेगमेंट बताना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर।
देखो, दे विल गो टू बेड, वो बेड पे जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट लिखा। अर्ली सिंस, अब देखो यहाँ पे ये जो मैं आपको बता देता हूँ, सिंस जो है ना ये यहाँ पे कंजंक्शन है, ठीक है, इसका मतलब बिकॉज, यहाँ पे जो है ना इसका मतलब और क्या, क्योंकि दे हैव टू गेट अप एट 5 ऑन द मॉर्निंग, उनको ना सुबह 5 बजे उठना है, इसलिए जल्दी सोने वाले हैं, ये हमारा सेंटेंस। अब देखो हमें इसमें से एरर फाइंड करना है कि कौन से पार्ट में है, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है और ये पार्ट 4। अब एक बात समझना, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई ऑलवेज वर्क इन या ऑन इवनिंग, ठीक है, तो समझ ले। मेरे को ये बताओ इसमें इन आएगा या ऑन, एक और लिखता हूं, आई वेंट देयर इन या ऑन द मॉर्निंग, ठीक है, MRNG लिख दिया मैंने, इन द मॉर्निंग ऑफ 19th, ठीक है, दो सेंटेंस लिखे। अब बात को समझना, यहाँ पे जो इवनिंग लिखा हुआ है ना ये रेगुलर बात हो रही है, ये जनरल सेंस की बात हो रही है। जनरल का मतलब समझते हैं आप भाई, ऐसा कोई स्पेसिफिक मॉर्निंग की बात नहीं है कि अब फ्राइडे वाली की, सैटरडे वाली की, मंडे वाली की, या फिर 20 तारीख की या 25 मार्च की, ऐसी कोई मॉर्निंग नहीं है। इसका मतलब है इवनिंग नहीं है, ऐसी इन इवनिंग जो रोजाना आती है, कि मैं रोजाना जो है ना शाम को काम करता हूँ, ठीक है। तो जब जनरल सेंस की बात होती है ना तो हमेशा इन का यूज किया, ऑन का यूज मत। अब देखो यहाँ पे आई वेंट देयर, मैं वहां गया था, इन ऑन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में गया था, कौन सी मॉर्निंग, जो 19 अप्रैल की मॉर्निंग थी ना वो, ना तो 20 अप्रैल की मॉर्निंग ना 18 अप्रैल की मॉर्निंग, मैं कब गया था, 20 अप्रैल की मॉर्निंग, 19 अप्रैल की मॉर्निंग, तो एक स्पेसिफिक मॉर्निंग हो गई। ये एक पर्टिकुलर डे होता है, अगर डे को हम पार्ट में डिवाइड करें तो 3 पार्ट में कर सकते हैं, सुबह का टाइम मॉर्निंग का, दोपहर वाला आफ्टरनून का और फिर शाम का। तो मैं 19 अप्रैल को जो 19 अप्रैल को जो मॉर्निंग थी ना वो उसमें गया था, तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक हो गई, तो यहाँ पे इसको यूज करो ऑन। बात समझ आई, जब मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, ये सब ड्यूरेशन होती हैं, ये जब जनरल सेंस में यूज होती हैं तो इनका यूज किया करें, ये जब स्पेसिफिक सेंस में यूज होती हैं तो ऑन का यूज। अब देखो यहाँ पे ऐसा कोई डे तो लिखा नहीं है, तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल सेंस की बात हो रही, ठीक है। अब आपको मिल गया होगा आंसर, एट 5 ऑन द, ये सही, और यहाँ पे इन आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का अप्रोप्रिएट यूज पूछा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हम ना जो टेंस पढ़ते हैं ना उसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस जो पढ़ते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस जो वो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, है ना, उसमें जब पढ़ते हैं तो ये हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्या सीखते हैं, सिंस का यूज जो है ना उसके बाद टाइम के पॉइंट लिखे जाते हैं, है ना, और फॉर की प्रेपोजिशन का यूज लिखते हैं ना तो उसके बाद टाइम का ड्यूरेशन लिखाता है, ठीक है। ड्यूरेशन का मतलब 2 दिन, 2 घंटे, 5 दिन, 5 साल। पॉइंट का मतलब 2 PM। बाकी आप 10th चैप्टर मैंने कंप्लीट पढ़ाया हुआ है ना, आप इसको टेंस का भी मान सकते हैं, प्रेपोजिशन का भी मान सकते हैं, दोनों जगह पढ़ा जाता है। टेंस कंप्लीट पढ़ाया, उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, ठीक है। ड्यूरेशन का मतलब जैसे 2 आवर्स लिख दिया, बात समझ आई। अब देखो, इट हैज बीन रनिंग टिल मॉर्निंग, ये जो मॉर्निंग है ना, देखो एक तो लिखा हुआ हैज बीन रनिंग, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। तो इसमें फॉर और सिंस का यूज होता है, और फॉर का यूज होता है टाइम की ड्यूरेशन के साथ, और सिंस का होता है पॉइंट के साथ। तो जो मॉर्निंग है ना ये टाइम का पॉइंट कंसीडर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सिंस मॉर्निंग, ये रहा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, select the most appropriate option that can substitute the underline segment in the given sentence। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है
इसमें जो अंडरलाइन सेगमेंट है इसको रिप्लेस करके कौन सा वाला पार्ट इसको ज्यादा सही कर सकते, बात समझ। आवर ऑफिस इज इन द सेकेंड फ्लोर ऑफ द स्काई, ठीक है। अब देखो यहां पे लिखा हुआ इन द सेकेंड फ्लोर, जब भी फ्लोर की बात होती है ना तो होता क्या है कि ये जो फ्लोर है मान लो इसके ऊपर ऑफिस बना होगा ना, तो ये सरफेस टच होता है, तो इन का यूज ना करें। इन का यूज जनरली क्या होता है कि कन्फाइंड प्लेसेस के लिए होता है जो बंद होते हैं, जैसे अंदर रूम के अंदर आप हो, आई एम इन द रूम, है ना। तो इनका यूज ना करें, यहाँ किसका यूज करना होगा, ऑन का, ठीक है। तो देखो इज ऑन द सेकेंड फ्लोर, ये हमारा राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, वैसे भी सीजीएल का ये जो टीयर 1 हुआ था ना बहुत ही आसान। नेक्स्ट, हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन, एक्सेसिवली का मतलब जरूरत से ज्यादा, ठीक है, ऑफ वंस अपीयरेंस एबिलिटी और वर्थ, किसी के मतलब वंस का मतलब यहाँ पे जनरल सेंस में बात की गई है, किसी एक पर्सन की बात नहीं, ठीक है। वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी, ठीक है। तो उसके बारे में एक्सेसिवली हाई मतलब जरूरत से ज्यादा ओपिनियन रखना, इसको बोलते हैं वेन, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, सेंटेंस को पूरा करने के लिए क्या करना है, ऑप्शन चूज करना है। वन मस्ट लर्न डैश इन लाइन बिटवीन वंस प्राइवेट एंड प्रोफेशनल, प्रोफेशनल और प्राइवेट लाइफ के बारे में बीच में, अब जैसे मान लो प्रोफेशनल लाइफ में आपको थोड़ा सा समझा, 9 से लेके मान लो 5 बजे तक कोई, ठीक है। तो उसके बाद 5 PM से लेके सुबह 9 AM तक वो घर पे रहता है, तो ये हो गई उसकी प्राइवेट लाइफ बोलो, फैमिली लाइफ बोलो, सोशल लाइफ बोलो, और ये हो गई उसकी प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। तो एक हर पर्सन को ना ऐसा करना चाहिए कि जब ऑफिस का काम है वो वहाँ निपटा के आए, ऐसा नहीं कि डिनर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं ऑफिस, ठीक है। तो ये यही कहना चाह रहा है कि जो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ है उसको थोड़ा सा अलग रखना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करके रखना, तो ऑप्शन हो जाएगा ड्रॉ ए लाइन। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिर से आ गया। द डेट व्हेन बोथ डे एंड नाइट आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ऐसा दिन जहां पे रात, नाइट और डे दोनों के 24 होते हैं, लगभग लगभग ये 12 आवर का और ये भी 12 आवर का, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है ना। देखो इक्विलिब्रियम, वर्ड तो सारे लिखे हुए हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, उसमें 2 टाइप के लिक्विड है, तो जब दोनों में मान लो शुगर मिलाया आपने, है ना, आप साइंस के बच्चे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे, एक में शुगर ज्यादा एक में शुगर कम मिला दिया, अगर बीच की दीवार हटा दी, एक डब्बा बना दिया, अब जब ये दोनों एक साथ हो जाएंगे ना तो एक जैसा मिठास हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये तो नहीं है, डे और नाइट को मापने के लिए जब सेम हो तो ये नहीं है, ठीक है। इक्वाइन, ये इक्वाइन का मतलब होता है घोड़े जैसा, है ना, तो ये भी नहीं है। इक्वेटर आपको पता होगा, एक लाइन ड्रॉ की गई है, एक्चुअल में ड्रॉ नहीं है, अर्थ के ऊपर ऐसे, जिसको हिंदी में भूमध्य रेखा बोलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं इक्वेटर। ये एक्चुअली में नहीं है, ऐसे इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। मैप में दिखेगी, ऐसा नहीं है कि आप अगर जमीन पे जाएंगे तो वहां पे वो लाइन खींची हुई मिलेगी, ठीक है। तो ये भी नहीं है। इक्वाइनॉक्स का मतलब होता है जब दिन और रात। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, ये जो इडियम लिखा हुआ है ना, इसका मीनिंग बताना है। बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश मतलब झाड़ी के चारों तरफ लठ मारना। एक्चुअली प्रॉब्लम तो है झाड़ी, मान लेते हैं सांप है झाड़ी में, हम उसको मारना चाह रहे हैं, मारना नहीं है, और हम बार बार कहीं और लठ मार रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये होगा जो मेन प्रॉब्लम है ना उसको तो कर दिया किनारे, है ना, और कोई प्रॉब्लम या तो क्रिएट की जा रही है या जो है ही नहीं उसके बारे में चर्चा की, इसको बोलते हैं बीट अराउंड द बुश, ठीक है। ये हो रहा है मीनिंग इसका। अवॉइड द मेन पॉइंट बाय टेकिंग एन राउंड आउट, ठीक है। अवॉइड द मेन पॉइंट बाय टॉकिंग
इन ए राउंड आउट वे, ये हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना। बिलीफ, बिलीफ की स्पेलिंग यही होती है, BELI है। बिलीफ का मतलब होता है फेथ, है ना। बीनीद, बीनीद अगर आपने प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो आपको पता होगा कि एक वर्ड होता है अंडर, एक होता है बीनीथ, है ना। अंडर में क्या होता है, मान लेते हैं ये टेबल है, तो अगर टेबल के नीचे यहाँ पे बॉल पड़ी हुई है तो यहाँ पे वर्टिकल गैप होता है, मतलब ये इसके टच नहीं होती, तो हम बोलते हैं अंडर। बट जब मान लेते हैं ये कोई कारपेट बिछा हुआ, उसके नीचे बॉल है और ये टच है इससे, ना, तो इसको बोलते हैं बीनीथ। बीनीथ की स्पेलिंग ये, ए यहाँ से गायब कर दिया गया, BENEATH, क्या होती है, BENE, ये ना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, इसका डाइवर्सिटी। अगर आपको पता है तो सीधी सी बात है, इंडिया में तो डाइवर्सिटी वर्ड बहुत यूज होता है क्योंकि इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री। तो डाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग टाइप के चीजें, है ना। तो इसका मतलब जब यूनिफॉर्मिटी हो, जब सेम सेम हो, एंटोनिम पूछा है ना, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सेम मीनिंग पूछा है, किसका, सेटिस्फेक्शन। अगर आपको सेटिस्फेक्शन का मीनिंग पता है, इनका मीनिंग पता है, सीधा ही है, अदरवाइज आपका जो ये सेंटेंस है ना, ये आपका काम कर देगा, ठीक है। सेटिस्फेक्शन का मतलब बहुत आसान वर्ड है, सबको ही पता होता है। सेटिस्फेक्शन का पूछा इसने सिनोनिम, ठीक है। रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट का मतलब आपको पता ही होगा। प्राइड का मतलब ये मान लो गर्व किसी पे, है ना। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। ब्लिस का मतलब क्या होता है, ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस, ठीक है, मैं हैप्पी लिख दूंगा, हैप्पीनेस होता है, दिक्कत। सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, इस जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसकी एक्टिव फॉर्म बतानी। अब मेरी बात सुनो, मैंने पहले भी आपको बताया था कि वॉइस में क्या होता है, टेंस और मीनिंग दोनों के दोनों नो चेंज रहते हैं। तो यहाँ पे देखो, वाज द मैसेज गिवन, ये वॉज लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है गिवन, मतलब वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी। अगर मैं पूछूं ये किसका पैसिव है, तो आपको पता होना चाहिए ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है ना। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो पास्ट इंडेफिनिट में जब ये एक्टिव में रहा होगा, तो पहली बात तो ये मीनिंग नहीं बदलना, मीनिंग नहीं बदलना, तो इंटेरोगेटिव था तो इंटेरोगेटिव ही रहा होगा। इंटेरोगेटिव रहा होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में, इंटेरोगेटिव में होता क्या है कि डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। डिड का यूज होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों में होता है। देखो, वाज नहीं है, डज नहीं है, डज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये रहा डिड, ये रहा डिड। डिड के बाद देखो, डिड ही गेव, अब ये गेव लिख दिया, सेकंड फॉर्म, गलत हो, क्यों, ध्यान रखना, डू की फॉर्म कौन कौन सी, डू, डज और डिड और मॉडल, इनके बाद वर्ब की बेस फॉर्म। छोटी सी बात है, बहुत प्यारी, बस इस सेंटेंस में यही काम कर गई। अदरवाइज देखो, इसमें भी डिड लिखा हो, बाकी सब सेम है, यहाँ पे गेव लिखा है, यहाँ पे लिखा है, और हमें पता है कि डिड के बाद सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, क्योंकि डिड खुद ऑलरेडी क्या है, सेकंड फॉर्म है। जब ये खुद सेकंड फॉर्म है बता दे रही है, तो दोबारा से बताने की जरूरत है, ठीक। लेट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, फिर से सिनोनिम सिनोनिम पूछ लिया। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ के, प्लान करके, इच्छा से, मतलब किसी होता है ना डेलिब्रेट एक्शन, ठीक है। हास्टी भी नहीं होता, ये रहा प्लान, ठीक है। रस्ट होता है जल्दी जल्दी में। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, इनडायरेक्ट पूछा। अब देखो, सी सैड लिखा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो सी सैड का सी सैड ही रह जाएगा, ये रहा चारों में सी। अब ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे, सबने दैट का यूज कर लिया, फिर दैट का यूज नहीं किया तो ये तो हो गया गलत, इन तीनों में दैट का यूज। सी थर्ड पर्सन है, बदलेगा नहीं, तो सी का सी रहेगा। अब ध्यान रखना, मस्ट, मस्ट होता क्या है, वॉइस में तो टेंस चेंज नहीं होते, बट जो नरेशन है उसमें टेंस से बदलते हैं, और जो हमारा मस्ट है ना, वो किस में बदल जाता है,
ठीक है, यहाँ पे मस्ट लिखा हुआ है, यहाँ कुड लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम बताना है। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है, मतलब किसी की तारीफ में बढ़ावा चढ़ा के बताना, है ना, किसी को बढ़ाना, बढ़ावा देना टाइप का, मैग्नीफाई, एक्सपेंड। सिर्फ तारीफ में नहीं है, बहुत सारी चीजों में हो भी, किसी को बढ़ा के आगे करना, है ना, तो ये हो गया एक्सपेंड। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड, जिसकी स्पेलिंग गलत है वो बताना, ठीक है। ये आपका हो गया गाँव। मैं ना 20 क्वेश्चन में से हमेशा आपको एक होमवर्क, क्योंकि ये बड़ा आसान है, अगर नहीं आता तब भी आप गूगल सर्च कर सकते। बाकी ओके, बताना तो नहीं चाहिए, ठीक, आप ना तो घर पे करना, और इसको कमेंट जरूर करना, आप कमेंट जरूर करना, ये काम जरूर करना, जो भी इसका आंसर है उसको कमेंट करना। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, इसका पैसिव होता है। अब देखो, हिज ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, देखो लाफ्ड, लाफ जो वर्ब होते हैं ये इंट्रांजिटिव, तो फिर सर इसका पैसिव कैसे, लाफ एट, ये ट्रांजिटिव होती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी वर्ब है, ठीक है, तो ये जो हिम है ये बन जाएगा सब्जेक्ट, हिम जब सब्जेक्ट बनेगा तो ही बनेगा, देखो सब में ही लिखा है, यहाँ हिज लिख दिया गलत हो गया, ऑल हिज फ्रेंड लिख दिया गलत, तो यहाँ पे दो तो ऐसे ही चले गए, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑल हिज फ्रेंड ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज, अब इसमें है नहीं ही केम, क्या है ये। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड, फिर से वन वर्ड, ठीक है, वन हु हैज द एबिलिटी टू डू मेनी थिंग्स, ऐसा पर्सन जो बहुत सारे काम कर सके। अब अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मूवीज, मूवीज तो मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई देखता नहीं, सब कोई देखते हैं, खासकर बॉलीवुड, है ना, देखते हो, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड एक्टर का यूज होता है, हीरो हीरोइन बोलते हैं ना, एक्टर मतलब वैसे तो अभिनेता होता है, हीरो तो नहीं होता, है ना, तो एक्टर जो होता है ना, जान अगर आपने वर्ड सुना होगा, किसी किसी एक्टर के लिए एक वर्ड यूज होता है वर्सेटाइल एक्टर, यानी कि वो एक्शन भी कर सकता है, वो कॉमेडी भी कर सकता है ना, वो ड्रामा भी कर सकता है, वो रोमांस भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो इसका मतलब वो वर्सेटाइल है, वो एक आदमी है बट काम बहुत सारे कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के काम, इसको क्या बोलते हैं, रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर वही पीक्यू, देयर आर। अब एक बात ध्यान से, जब हम कहानियां सुनते हैं तो शुरुआत किससे होती है, देयर वॉज ए, देयर वर ए, देयर वर, ए तो नहीं आएगा, देयर वर टू किंग्स, देयर वॉज ए किंग, तो ये जो देयर है ना, ये सब्जेक्ट नहीं होता, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब सब्जेक्ट हमारे लिए अननोन है, सब्जेक्ट के बारे में हमें पता ही नहीं है कि बात किसकी करनी है हमें, कि कहानी किसके बारे में, तो पहले तो ये बताएंगे कहानी किसके बारे में, तो उसका इंट्रोडक्शन देंगे, उसकी जान पहचान कराएंगे, तो एक राजा की कहानी बतानी है तो पहले ये तो बताएंगे ना कि एक राजा था, है ना, तो ये जो देर है ना वो इंट्रोड्यूस करेगा किसको, राजा को, तो ये जो इज है या इसके बाद आर आएगा ना, वो यहाँ जो लिखा वर्ड होगा ना वो नाउन होगा, उसकी बारे में बताएगा, ठीक है, इज और आर जो है लिंकिंग वर्ब होती, तो ध्यान से देखना कि इसके बाद नाउन आएगा तो देर आर, अब यहाँ पे आर लिखा है तो इसका मतलब प्लूरल आएगा एक, तो ये जो इज और आर है ना, ये नंबर इसकी वजह से आता है, देर की वजह से नहीं आता, देर तो सब में सेम रहेगा, तो इज आएगा या आर आएगा फिक्स नहीं है, यहाँ पे जो नंबर होगा ना, यहाँ पे जो नाउन होगा वो अगर सिंगुलर है तो इज आएगा, वो अगर प्लूरल है तो आर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आर लिखा है इसका मतलब इसके बाद नाउन प्लूरल आएगा। यहाँ तक अगर बात समझ आई तो ही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज तरीके तो हजारों हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है रिपोर्ट्स, प्लूरल नाउन का मतलब इसके बाद ये आ सकता है, क्या टू प्रिपेयर प्रेपोजिशन से तो आएगा नहीं,
नॉन फूड रिटेलर्स, देखो देयर आर नॉन फूड रिटेलर्स, ये नाउन प्लूरल हो सकता है, ये नॉन फूड हो गया, ये इसका एडजेक्टिव हो गया, मतलब ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, आर भी आ, गेट इनफ स्टॉक ये नहीं आ सकता। कहने का मतलब सबसे पहले या तो पी आएगा या आर आएगा। देखो पी यहाँ रहा, आर यहाँ रहा, ये दोनों गए, ठीक है। अब देखो पी आएगा या आर आएगा, पढ़ के देख लो। रिपोर्ट्स दैट टॉय शॉप एंड अदर, एंड देखो छोटी छोटी बातें हैं, एंड क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है, इसके पहले और इसके बाद जो नाउन आते हैं ना, इन दोनों को ये क्या करता है, जोड़ता है। तो इसका मतलब एंड के पहले क्या आया, टॉय शॉप्स, एंड के बाद यहाँ पर भी कोई अदर, कोई प्लूरल नाउन आएगा या सिंगुलर नाउन आएगा। देखो नॉन फूड रिटेलर्स, ये तो ना नाउन है, ये भी ना, तो इसके बाद कहने का मतलब पी के बाद आर आएगा, पी के बाद आर यहाँ नहीं है, पी के बाद, ये हमारा आंसर, बाकी गलत। बस इतना सा, कोई प्रॉब्लम। तो ये हो गया हमारा स्टेट नंबर 7। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट कर। अगर आपको कोई चैप्टर है ना जिसमें डाउट है, उसमें कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है, तो वो कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम वीडियो बना लें, कोई दिक्कत। तो देखते रहिए, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, अपने रिलेटिव्स को बताइए कि हम सोल्व कर रहे हैं जो भी CGL 2023 में अपीयर होने, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपने बड़े बुजुर्गों का घर पे ज़रूर ख्याल रखें, ये हमारी मॉरल ड्यूटी।